हेलो एवरीवन। आज हम समझने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। यहाँ हम थियोरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट नहीं समझेंगे, बल्कि हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट का एवोल्यूशन किन किन स्टेजेस के थ्रू हुआ। तो मेनली 6 स्टेजेस हैं। पहली है ट्राइबल स्टेट, दूसरी है ओरिएंटल एम्पायर, तीसरी है ग्रीक सिटी स्टेट, फॉलोड बाय द रोमन एम्पायर, फ्यूडल स्टेट्स एंड द मॉडर्न नेशन स्टेट्स। तो सबसे पहले आती है द ट्राइबल स्टेट, जिसको राज्य की या स्टेट की अर्लियर स्टेज माना जाता है, एंड इट इज एज ओल्ड एज 5000 BCE। ट्राइबल स्टेट्स भी एकदम से एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी। ऐसा माना जाता है कि इससे पहले स्टेटलेस सोसाइटीज एग्जिस्ट करती थी, जिनमें पहले तो मेट्रियार्की थी, यानी कि महिलाओं का एक डोमिनेटिंग रोल था। फिर उसके बाद जब मेन लेबर करने लगे तो पेट्रियार्की आ गई। मेल का जो रोल है या पुरुषों का जो रोल है वो स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग हो गया। फिर फैमिली का कॉन्सेप्ट आया। फैमिली से क्या बने? फैमिली से बने क्लैंस, जिन्हें कुल कहा जाता है, और उन्हीं क्लैंस से क्या बनी? ट्राइब्स। दीज ट्राइब्स वर ऑफन बेस्ड ऑन कॉमन बर्थ। ये जो ट्राइब्स होती थी ये ऐसी कम्युनिटीज होती थी जो किसी ना किसी तरीके से आपस में लिंक्ड होती थी, रिलेटेड होती थी, चाहे वो ब्लड टाइज हैं या रिलीजियस टाइज हैं। और ट्राइबल स्टेट में पॉलिटिकल अथॉरिटी किसके पास होती थी? ये होती थी ट्राइबल चीफ के पास। कुछ केसेस में ये ट्राइबल चीफ एब्सोल्यूट होता था, निरंकुश होता था, और कुछ केसेस में से कस्टम्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। एक ट्राइब में जो एल्डर्स होते हैं उनको सुनना पड़ता था, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता था। और इन ट्राइब्स का जो साइज है वो बहुत स्मॉल होता था। इनफैक्ट कई बार तो ट्राइबल चीफ को असिस्ट करने के लिए एडवाइजरी काउंसिल्स भी होती थी। और अगर हम नेचर ऑफ ट्राइबल स्टेट की बात करें, ये नेचर में कैसी थी, तो कुछ ट्राइबल स्टेट्स ऐसी होती थी जो परमानेंट थी, स्थायी थी, और कुछ जो थी वो टेम्परेरी थी, नोमैडिक थी। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते रहते थे। और जो परमानेंट ट्राइब्स होती थी वो एक जगह पे सेटल्ड होती थी। और जो ट्राइबल स्टेट्स का मेन पर्पस था वो था अपने आप को प्रिजर्व करना, अपनी रक्षा करना, उसके लिए चाहे वॉर ही क्यों ना करनी पड़े। और जैसा कि मैंने पहले बताया, किसी ना किसी इंटरेस्ट की वजह से ये ट्राइब्स आपस में रिलेटेड होती थी। खून के रिश्तों के थ्रू आपस में रिलेटेड हो या कॉमन रिलीजन हो। और ट्राइबल स्टेट में कस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। ट्राइबल स्टेट्स हमेशा कस्टम्स को फॉलो करते थे। ये कस्टम्स एक ट्राइबल स्टेट को गाइड करते थे, तो ये गाइडेंस का काम करते थे। ट्राइब्स इनको फॉलो करती थी और इनफैक्ट अपने कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट मानती थी। और इस स्टेट में अथॉरिटी को कैसे ट्रांसमिट किया जाता था, जो चीफ है उसको कैसे चुना जाता था, तो इसके 2 तरीके थे। पहला था हेरेडिटी सक्सेशन, विच मीन्स फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड। जो चीफ है उसका ही बेटा आगे चलकर सक्सेसर बनेगा या चीफ बनेगा। और कई बार जो मेंबर्स ऑफ द ट्राइब हैं वो चीफ को चुना करते थे। तो दोनों ही तरीके एग्जिस्ट करते थे। और जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो चीफ की अथॉरिटी थी कुछ केसेस में वो एब्सोल्यूट थी, वहीं कुछ केसेस में उसे पब्लिक ओपिनियन को सुनना होता था, जो ट्राइबल मेंबर्स हैं उनको सुनना होता था। और इस तरह की ट्राइबल स्टेट्स कई जगह पर एग्जिस्ट कर चुकी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज थे, जिन्हें आप हिंदी में ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी भी कह सकते हो। अफ्रीका में बहुत सारी ट्राइबल स्टेट्स रह चुकी हैं। उनमें से जो मेजर ट्राइबल स्टेट्स हैं वो है नमा और सान बुशमन। इसके बाद आते हैं ओरिएंटल एम्पायर। अब ये इमर्जेंस में कैसे आए? देखिए, ऐसी बहुत सारी स्टेट्स थी जो रिवर के किनारे बसी हुई थी, और उन स्टेट्स ने बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, वो ग्रो हुई, उनके पास बहुत सारी वेल्थ आई क्योंकि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थी। तो इस वजह से उन्होंने बहुत तरक्की की। और इसका एग्जाम्पल है सभी रिवर वैली सिविलाइजेशंस। इसमें आती है येलो रिवर पर बेस्ड चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो रिवर नाइल पर सिचुएटेड थी, या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके अलावा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो कि यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नदी पर सिचुएटेड थी। तो इन सभी सिविलाइजेशंस ने बहुत ज्यादा तरक्की करी और इन्हीं को कहा जाता है ओरिएंटल एम्पायर। क्योंकि इन्होंने तरक्की करी, ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर पाई इनटू प्रॉपर पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस।
इनकी एक प्रॉपर आर्मी बनी जो कि परमानेंट नेचर की थी और इन स्टेट्स को प्रोटेक्ट करती थी। एक ऑर्गेनाइज सोशल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से चर्च का रोल भी स्ट्रांग हुआ, क्योंकि चर्च भी सोशल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है। तो एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशन के होने से क्या हुआ, कई स्ट्रांग क्लासेस इमर्ज हुई, जिसमें थे चर्च प्रीस्ट, मिलिट्री क्लास, बिसाइड्स द पॉलिटिकल क्लास। और ये क्लासेस इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई कि अपने ही लोगों पर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने लगी। अथॉरिटी और सबॉर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। कुछ ऐसी क्लासेस थी जिन्हें सबॉर्डिनेट्स का दर्जा मिला और कुछ ऐसे लोग थे जो डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करते थे। और इसी वजह से ओरिएंटल एम्पायर में जो रूलर्स थे दे वर डिस्पॉट्स। एक निरंकुश या डिस्पोटिक रूलर की तरह वो रूल करते थे। उनकी पावर पर कोई कंट्रोल नहीं था। रूलर्स ये मानते थे कि उनकी अथॉरिटी डिवाइन है, उनको उनकी अथॉरिटी भगवान से मिली है, गॉड से मिली है, तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो किंग्स हैं वो एक डिस्पोटिक रूलर, एक निरंकुश राजा की तरह रूल करते थे। एंड दिस ओबीडियंस टू द प्रीस्ट एंड किंग्स वाज कंसिडर्ड सैक्रिलेज। और प्रीस्ट की और किंग्स की अथॉरिटी को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। उसको क्वेश्चन करना एक पाप माना जाता था, क्योंकि उनकी जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो कौन थे, गॉड। तो किंग्स को या प्रीस्ट को क्वेश्चन करना गॉड को क्वेश्चन करना था। किंग्स और रिलीजियस प्रीस्ट ये दोनों ही बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग क्लासेस थी, इनके पास बहुत ज्यादा पावर थी। ये उस जमाने के एलीट्स थे और फियर जो था वो अथॉरिटी का आधार था। लोग किंग की अथॉरिटी को क्यों मानते थे, डर की वजह से। क्योंकि मैंने बताया ना, हम उनकी अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। उसको क्वेश्चन करना एक पाप के समान है और ऐसा करने से लोगों को पनिश किया जाएगा। तो इस डर से जो जनता थी या जो लोग थे वो किंग की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते थे। तो इन एम्पायर में लोगों की जो लाइफ थी वो कंफर्टेबल तो थी, उनके पास सुविधाएं तो थी, पर उनके पास राइट्स नहीं थे। तो वेरियस क्लासेस एग्जिस्ट करती थी ओरिएंटल एम्पायर्स में, जिसमें आते हैं वॉरियर्स, नोबल्स एंड प्रीस्टली क्लासेस। इन तीनों को, वॉरियर्स को, नोबल्स को और प्रीस्टली क्लासेस को सिटीजन्स माना जाता था और पीजेंट्स को सब्जेक्ट माना जाता था। पीजेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। तो ये था ओरिएंटल एम्पायर। इसके बाद आती हैं द ग्रीक सिटी स्टेट्स। इनको सिटी स्टेट्स क्यों बोला जाता है या पोलिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन सिटी स्टेट्स के पास अपनी टेरिटरी थी। तो ग्रीस में डिफरेंट डिफरेंट सिटी स्टेट्स या पोलिस एग्जिस्ट करती थी और ग्रीस की ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसी थी कि ग्रीक सॉइल के अंदर ही अलग अलग सिटी स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आ गई, क्योंकि इसमें आइलैंड्स भी थे। कुछ एरियाज ऐसे थे जो माउंटेन से सेपरेटेड थे और जो आइलैंड्स थे वो सी से सेपरेटेड थे। तो इस वजह से ये सिटी स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आई और इनका जो टाइम पीरियड है इट रेंजेस फ्रॉम 1000 BCE टू 1 BCE। तो इन सिटी स्टेट्स का कोई पर्टिकुलर साइज नहीं था, सम वर बिग, सम वर स्मॉल। बिगर पोलिस या सिटी स्टेट्स में आती हैं एथेंस एंड स्पार्टा, और कुछ स्मॉल स्टेट्स भी थी जैसे कि एटिका, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 लाख थी और जिसमें से सिर्फ 40,000 लोग ऐसे थे जो सिटीजन्स थे, बाकी सभी नॉन सिटीजन्स थे, जिनमें स्लेव्स आते हैं या विमेन। उस समय में विमेन के पास और स्लेव्स के पास सिटीजनशिप नहीं होती थी और डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करती थी सिटी स्टेट्स में। कहीं पर मोनार्की थी, कहीं पर एरिस्टोक्रेसी और कहीं पर ओलिगार्की। मोनार्की या राजतंत्र में मोनार्क जो है वो हेड होता है, एरिस्टोक्रेसी में नोबल क्लास का रूल होता है और ओलिगार्की में कुछ लोगों का रूल होता है। तो जो ग्रीक लोग थे दे वर लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। उन्हें आर्ट एंड लिटरेचर बहुत पसंद था और इसी वजह से हम देखते हैं दैट ग्रीस हैज गिवन अस द मोस्ट फिनोमिनल पॉलिटिकल थिंकर्स, जिनमें आते हैं सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। और ना ही ये सिर्फ लवर्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर थे, बल्कि दे वर गुड वॉरियर्स एज वेल। एक अच्छी वॉरियर क्लास थी और क्योंकि यहाँ के जो लोग थे दे वर नॉलेजेबल एज वेल, लेटर ऑन ग्रीक सिटी स्टेट्स में डेमोक्रेसी भी आ गई
पॉलिटिकल साइंस की ग्रोथ में ग्रीक सिटी स्टेट्स का हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ग्रीक सिटी स्टेट्स के बीच में यूनिटी नहीं थी, ये आपस में ही झगड़ती रहती थी और इनकी म्यूचुअल राइवलरी की वजह से और स्मॉल साइज की वजह से रोमन्स ने इन पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार ग्रीक सिटी स्टेट्स का एंड हो गया। एंड दिस लेड टू द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। इसको हिस्ट्री का सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता है। इसको एम्पायर इसलिए माना जाता है क्योंकि रोमन्स बहुत सारी टेरिटरीज पर रूल करते थे। तो स्टार्टिंग में सिर्फ ये एक स्मॉल स्टेट थी विच डेट बैक्स टू द 253 BCE और इनिशियली रोम में मोनार्की होती थी। मोनार्क का रूल होता था विच वाज फॉलोड बाय एरिस्टोक्रेसी। फिर उसके बाद रिपब्लिक आई। रोमन स्टेट रिपब्लिक बना 509 BCE में। इस समय वहां पर एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई। इस गवर्नमेंट में मैजिस्ट्रेट्स होते थे इंस्टेड ऑफ द मोनार्क, जो कि रोमन्स द्वारा इलेक्टेड होते थे। तो रोमन स्टेट रिपब्लिक रही फ्रॉम 509 BCE टू 27 BCE। इसके बाद रोमन स्टेट जो है वो एक एम्पायर बन गई, या रोमन रिपब्लिक जो है वो एक रोमन एम्पायर बन गई। और रोम में दो क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, पेट्रिशियंस और प्लेबियंस। पेट्रिशियंस जो थे दे वर द नोबल्स, वो सरकार को कंट्रोल करते थे, और जो कॉमन लोग थे उनको प्लेबियंस कहा जाता था। उनका सरकार में कोई शेयर नहीं होता था। लेकिन ये सिचुएशन तब तक थी जब तक मोनार्की थी। रिपब्लिक एस्टैब्लिश होने के बाद कॉमन लोगों के पास भी पावर आ गई मजिस्ट्रेट्स को इलेक्ट करने की। तो रोमन स्टेट जो थी उसने बहुत सारी नेबरिंग स्टेट्स को कॉन्कर किया, जिससे वो एक रोमन एम्पायर बन गया। जितने भी मेडिटेरेनियन के कंट्रीज थे वो सब के सब रोमन एम्पायर के अंडर कंट्रोल में थे, विच इवन इंक्लूडेड इंग्लैंड। इसलिए ये बिगेस्ट एम्पायर बन गया हिस्ट्री का। तो जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे रोमन एम्पायर के वो ये कि इट वाज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल गवर्न स्टेट। इनकी अपनी एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन थी, स्ट्रॉन्ग कॉमर्स, ट्रेड, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर था। इनका अपना एक लॉ सिस्टम था जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। एंड इवन आज जो लॉ सिस्टम एग्जिस्ट करता है कई कंट्रीज में वो रोमन एम्पायर से ही प्रभावित है। फ्रांस इसका एग्जाम्पल है। उनका जो नेपोलियनिक कोड है उसकी इंस्पिरेशन रोमन लॉ ही है। और एक खास बात रोमन एम्पायर की ये थी कि ना ही सिर्फ उन्होंने अपने लोगों को राइट्स एंड सिटीजनशिप दी, बल्कि जो कॉन्कर्ड स्टेट के लोग थे, जिन टेरिटरीज को इन्होंने कॉन्कर किया, उन लोगों को भी राइट्स एंड सिटीजनशिप दी। हालांकि सिर्फ सिविल राइट्स दिए गए, पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। तो हम कह सकते हैं कि अगर ग्रीक सिटी स्टेट्स पॉपुलर थी लिबर्टी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, तो रोमन एम्पायर पॉपुलर था यूनिटी के लिए, ऑर्डर के लिए और एक यूनिवर्सल लॉ के लिए। ये यूनाइटेड थे क्योंकि इनके पास एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन थी, एक स्ट्रॉन्ग लॉ था। देयर वाज ऑर्डर इन द सोसाइटी, अ लॉ दैट वाज फॉलोड बाय एवरीवन। तो रोमन एम्पायर वाकई में एक इंस्पिरेशन बना मॉडर्न स्टेट के कॉन्सेप्ट के लिए। आज के समय की जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स हैं वो रोमन एम्पायर से ही प्रभावित हैं। इसके बाद आती हैं फ्यूडल स्टेट्स। देखिए रोमन एम्पायर कैसे खत्म हुआ। रोमन एम्पायर को ट्यूटोनिक बारबेरियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया और इस वजह से ग्रोथ होती है फ्यूडल स्टेट्स की। ये जो ट्यूटोनिक्स थे, ये बारबेरियंस थे, ये ट्राइबल स्टेट को फॉलो करते थे। इनके जो किंग्स थे वो वॉरलॉर्ड्स थे। तो अल्टीमेटली इन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्यूडल स्टेट्स। जब रोमन एम्पायर का डाउनफॉल होता है तो क्या होता है, जो नोबल्स होते हैं उनके पास पावर आ जाती है। जो एक सेंट्रलाइज स्टेट अथॉरिटी एग्जिस्ट करती थी रोमन एम्पायर के जमाने में, इट वाज रिप्लेस्ड बाय अ वीक सेंट्रल किंग। एक वीक सेंट्रल किंग ने उस अथॉरिटी को रिप्लेस कर दिया और धीरे धीरे पावर आ गई फ्यूडल चीफ्स के पास। फ्यूडल चीफ्स जो थे वो लैंड ओनर्स होते थे। तो इस प्रकार सामंतवाद या फ्यूडलिज्म आया, जिसमें लैंड ओनरशिप वाज द फाउंडेशन। जिसके पास जितना लैंड होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा।
सोसाइटी का आधार लैंड ओनरशिप बन गई। और इनफैक्ट दो क्लासेस इमर्ज हुई सोसाइटी में। एक तरफ थे लॉर्ड्स और नोबल्स और दूसरी तरफ थे पीजेंट्स एंड सर्व्स। सामंतवाद के आने से या फ्यूडलिज्म के आने से क्या होता है कि जिन लोगों के पास लैंड था, प्रॉपर्टी थी, उन्होंने अपनी एस्टेट्स तैयार कर ली। हालांकि उन स्टेट्स का पॉलिटिकल अथॉरिटी से कोई लेना देना नहीं था और ये स्टेट्स क्रिएट करी गई थी किनके द्वारा? लॉर्ड्स और नोबल्स द्वारा। तो ये बन गई सोसाइटी की डोमिनेटिंग क्लास क्योंकि इनके पास था लैंड, दे वर द लैंड ओनर्स। और पीजेंट्स एंड सर्व्स बन गए डोमिनेटेड क्लास। पीजेंट्स के अलावा इसमें आते थे स्लेव्स और सर्वेंट्स। तो ये जो पीजेंट्स एंड सर्व्स हैं, इनका काम था अपने मास्टर को सर्व करना। वो सारा दिन लैंड पर काम करते थे। उनका जो खाना है, उनका जो इनकम है, वो भी फ्यूडल से ही आती थी। जिस लैंड पर वो काम करते थे उसके लैंड ओनर पर वो डिपेंडेंट थे। उसके हर एक एक्शन को नोबल लॉर्ड्स डिसाइड करते थे। कब उसको खाना खाना है, कब उसको कहीं बाहर जाना है, ये सब नोबल्स और लॉर्ड्स डिसाइड करते थे। और इसके साथ ही साथ जो किंग्स थे, दे एक्टेड एज द वैसल्स ऑफ द एम्परर। एक एम्परर था, उसके अंडर काफी सारे किंग्स थे। तो जो किंग थे वो एम्परर की वेसल्स की तरह काम करते थे। वेसल को आप कह सकते हो दास। किंग्स जो थे वो एम्परर पर डिपेंडेंट थे। राजा के ऊपर एक सम्राट होता था। और एम्परर किसका वेसल था? एम्परर वेसल था गॉड का। तो ये फ्यूडल स्टेट एक हिराकी पर बेस्ड थी। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये हिराकी कैसे थी। सबसे टॉप पर कौन थे? एम्परर। लेकिन एम्परर किसके वैसल थे? गॉड के। एम्परर से नीचे आते हैं किंग। और किंग क्या करते थे? किंग अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे टेनेंट्स इन चीफ पे। और ये टेनेंट्स इन चीफ फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे इस लैंड को अमंग द टेनेंट्स। तो जो टेनेंट्स थे दे वर लॉयल टू द टेनेंट्स इन चीफ। और टेनेंट्स इन चीफ जो थे दे वर लॉयल टू द किंग। किंग वाज लॉयल टू द एम्परर। एम्परर वाज लॉयल टू द गॉड। दैट्स हाउ दिस हिरार्की वर्क्स। टेनेंट से नीचे भी कोई था? यस था, सर्व्स, जो सारा दिन खेतों में काम करते थे। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर था फ्यूडल स्टेट्स का। और इसी की वजह से सोसाइटी में हिरार्कल डिविजन्स हो गए थे, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। और रोमन लॉ को किसने रिप्लेस किया? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ने। क्योंकि सोसाइटी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड हो गई थी, उसे एक लॉ से चलाना इम्पॉसिबल हो गया था। हर थोड़ी देर में कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस बदल जाते थे। तो ये था फ्यूडल स्टेट। इट वाज मोर ऑफ एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन दैन अ पॉलिटिकल वन, क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी पे तो फोकस ही नहीं था। जो आधार था दैट वाज लैंड। जो इकोनॉमिकली ज्यादा पावरफुल होगा वही स्टेट को डोमिनेट करेगा, क्योंकि वो एक हायर हिरार्की पे होगा। तो फ्यूडल स्टेट की जो हाईलाइट है वो है इसकी हिरार्की। और इस हायरार्की का आधार था लैंड। तो ये थी फ्यूडल स्टेट। नाउ कम्स द फाइनल स्टेट विच इज द मॉडर्न नेशन स्टेट। ये फाइनल स्टेज है स्टेट्स की एवोल्यूशन में और ये लगभग 15वीं शताब्दी में आई। एंड दिस गेव बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल सॉवरेनिटी। इंटरनेशनल लॉ जिसके थ्रू स्टेट्स के बीच में रिलेशंस को गवर्न किया जाता था, उसको इसने बर्थ दिया। एज वेल एज द नेशनल सॉवरेनिटी। एक देश की पावर सुप्रीम है, किसी और का उस पर कंट्रोल नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल कंट्रोल। इनिशियली जो नेशन स्टेट्स का फॉर्म था वो था एब्सोल्यूट मोनार्की, एक निरंकुश राजतंत्र। और ये यूरोप के कई कंट्रीज में एस्टैब्लिश किया गया, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस एंड स्पेन। और कई ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की को सपोर्ट किया है, जिनमें आते हैं थॉमस हॉब्स एंड मैकियावेली। और ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स थी ये फ्यूडलिस्ट हिरार्की के अगेंस्ट थी, जो हायरार्की सोसाइटी में फ्यूडलिज्म ने क्रिएट करी है उसके अगेंस्ट थी।
और नेशन स्टेट्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू लोगों को साथ में लाया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिज्म। उनके अंदर एक नेशनलिस्ट स्पिरिट को क्रिएट किया गया ताकि उन्हें यूनाइट किया जा सके। तो स्टार्टिंग में तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स में एब्सोल्यूट मोनार्की रही, बट धीरे धीरे लोग इस मोनार्की से तंग आने लगे, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिए अगेंस्ट दिस वेरी मोनार्की। और इसका एक एग्जाम्पल है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो कि हुई थी 1688 में। और इसके थ्रू इंग्लैंड में लोगों ने अपने किंग को, जो कि थे किंग जेम्स II, उनको ओवरथ्रो कर दिया। इसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन भी इसका एक एग्जाम्पल है। अमेरिकन रेवोल्यूशन में अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था, और यह रेवोल्यूशन चला था फ्रॉम 1765 टू 1783। तो लोग अब मोनार्की को पसंद नहीं करते थे, दे वांटेड अ डेमोक्रेटिक स्टेट। और इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि इस रेवोल्यूशन की वजह से ऐसी क्लासेस इमर्ज हुई जो अपने लिए राइट्स चाहती थी, एक ऐसी स्टेट चाहती थी जो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और ऐसी स्टेट डेमोक्रेटिक भी हो। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से काफी सारी डेमोक्रेसीज एस्टैब्लिश हुई, एंड फाइनली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया। द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर II led to the support of the right of self-determination। लोगों को ये राइट दे दिया गया कि वो अपने लिए एक स्टेट बना सकते हैं। They are free to constitute a state। इसी वजह से नेशन स्टेट्स को पॉपुलैरिटी मिली। जिन कॉलोनीज को यूरोपियन पावर से आज़ादी मिली, वो भी नेशन स्टेट्स बनी। And these modern nation states were based on democratic principles, they were not absolute। लोग सरकार को चुनते थे, टाइमली इलेक्शंस होते थे, पीपल हैड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसी स्टेट्स में रूल ऑफ लॉ था, द लॉ वाज सुप्रीम। स्टेट्स को लॉ के अकॉर्डिंग चलना होता था, एक स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकती थी। ऑल्सो दीज स्टेट्स वर बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड हैड अ सॉवरन स्टेटस। इक्वालिटी इन स्टेट्स का आधार था, सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स थे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज थी, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि पहले की स्टेट्स में होता था कि कुछ लोगों को सिटीजनशिप राइट्स भी नहीं दिए जाते थे, ऐसा मॉडर्न नेशन स्टेट में नहीं था। इसके थ्रू स्टेट में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई, लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की गई, और स्टेट्स का एक सॉवरन स्टेटस था। दे वर फ्री इन देयर अफेयर्स विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। कोई एक्सटर्नल स्टेट उनके मैटर्स में इंटरवीन नहीं कर सकता था। एंड ऑल्सो द मॉडर्न नेशन स्टेट वॉज बेस्ड ऑन 4 एलिमेंट्स, जो कि थे पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। तो मॉडर्न नेशन स्टेट्स के थ्रू लोगों को यूनाइट किया गया अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ नेशन। तो ये थी मॉडर्न नेशन स्टेट, और इस प्रकार कंप्लीट हुआ स्टेट का एवोल्यूशन। It started from a tribal state, led to an Oriental empire, followed by Greek city-states, Roman Empire, feudal states, finally culminating into modern nation-states. So I hope the topic was clear to you. तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।